हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत ही होती है भारत पर पश्चिम से मुस्लिम आक्रमण से। मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत हुई थी मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था, ये याद रखना। और ये अरबी था, अरब देश से आया था और आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। और जो उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। 17 बार, यहाँ पे 17 लिखना रह गया है। 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। और इसका जो पहला आक्रमण था वो था, वह हिंद के शासक थे जयपाल, उनके विरुद्ध इसका पहला आक्रमण था। और उससे भी ज़्यादा जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसने, महमूद गजनवी ने, सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर है तब भी था, सौराष्ट्र में सोमनाथ के मंदिर पे इसने 1025 में आक्रमण किया और बहुत भयंकर लूटपाट की। वो मंदिर सोने से, हीरों से जड़ा हुआ था और इसने मंदिर में बहुत भयंकर लूटपाट की। इतिहास की शायद सबसे बड़ी लूट मान लो। अगर अंग्रेज़ों के लंबे समय को छोड़ दो, अगर कम टाइम की लूट मानो तो शायद सबसे बड़ी लूट, बहुत भयंकर लूट की थी इसने सोमनाथ मंदिर पे। और फिर उस मंदिर को बाद में, अभी आज़ादी के बाद, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको रिपेयर कराया था। तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और लूटपाट की। महमूद गजनवी के साथ कुछ लेखक आए थे बाहर, जिसमें नाम है, तो मैं अलबरूनी का नाम मैंने पहले बताया था, फर्स्ट डे। और थे फिरदौसी, उतबी और फारूकी। ये गजनवी के साथ भारत आए थे। तो गजनवी के बारे में इतना सफिशिएंट है। अब आते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया था 1175 में, 1175 में। किस पे किया था? मुल्तान पे किया था। पर ये उस आक्रमण के लिए ज़्यादा नहीं जाना जाता है। गौरी, मोहम्मद गौरी जो जाना जाता है ज़्यादा, वो जाना जाता है तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज के साथ जो हुआ गौरी का, जिसमें कि गौरी हार गया था। पर अगली ही साल तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और भारत में तुर्क सत्ता स्थापित की। टर्किश था ये। क्या था? टर्किश था। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा के भारत में तुर्क सत्ता स्थापित की थी। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान को, अच्छा ये कहानी आपको शायद पता होगी कि कैसे हराया था पृथ्वीराज चौहान को। धोखाधड़ी से हराया था। और धोखा किसने दिया था? पृथ्वीराज चौहान के ही ससुर थे जयचंद। क्योंकि जयचंद थे ससुर, लेकिन उनकी बेटी को पृथ्वीराज चौहान भगा के ले गए थे, संयोगिता को। तो वो भगाने की वजह से जयचंद गुस्सा थे और उन्होंने पृथ्वीराज के खिलाफ गौरी, मोहम्मद गौरी का साथ दिया और उस वजह से वो पृथ्वीराज चौहान हार गए, धोखाधड़ी की वजह से। पर मोहम्मद गौरी जयचंद का भी सगा नहीं हुआ और चंदावर का युद्ध किया उसने। कब? 1194 में। पृथ्वीराज चौहान को हराने के 2 साल बाद चंदावर का युद्ध किया और जयचंद को हरा दिया उसमें। और फिर उसके बाद 1206 ईस्वी में दम्यक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की भी हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि खोखर थे, एक तरह के कुछ ग्रुप्स थे खोखर, उन्होंने की थी। तो ये रहा मोहम्मद गौरी का इतिहास शॉर्ट में।
अब उसके बाद जब मोहम्मद गौरी के बाद कुतुब गुलाम वंश की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी तो वापस जा रहा था तो मार दिया गया था, लेकिन यहाँ पर उसने अपने गुलाम छोड़ दिए थे दिल्ली में, और उसमें ही एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो यहाँ पे राजा बना। दिल्ली की सल्तनत की स्टार्टिंग हुई। तो क्योंकि वो गुलाम था इसलिए उसके वंश को गुलाम वंश बोला गया। अब गुलाम वंश में कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था पहला, फिर इल्तुतमिश था, फिर रजिया सुल्ताना थी, फिर बलबन था। तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। गुलाम वंश जो पहला था उसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक कब बना सुल्तान? 1194 में जयचंद को हराया गौरी ने। 1206 में गौरी की हत्या हो गई। ठीक है, ये ईसवी है, अब ईसा पूर्व नहीं है, अब ईसवी है। 1206 में गौरी की हत्या हो गई। तो 1206 में ही जून में कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना। ठीक है, और किस किस वंश से था? गुलाम वंश से। जब कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बना तो उसने लाहौर को राजधानी बनाया। ठीक है, ये लोग क्योंकि दिल्ली सेंट्रल थे, दिल्ली का एरिया क्या, दिल्ली पाकिस्तान ये सारा एरिया था। अभी तक जो मैंने मगध साम्राज्य पढ़ाया वो बिहार और बंगाल का एरिया था, उड़ीसा का एरिया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश था। अब ये जो दिल्ली सल्तनत है ये, इसमें दिल्ली हरियाणा पाकिस्तान तक ये एरिया जाता था। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया में ही था, तो ये उस तरफ इनका ज़्यादा प्रभाव था। तो इन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार की, और उन्हीं के नाम पे उसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। किसकी स्मृति में? ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसकी स्मृति में रखी? ख्वाजा बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और एक और चीज़ है जो बड़ी फेमस है, 2.5 दिन का झोपड़ा, शायद आपने कहीं सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और चीज़ बनवाई थी, वो था अजमेर में। कहाँ? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये फेमस है काफ़ी। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और नाम भी दिया गया था, वो नाम था लाल बख्श। और 1206 में ये बना था राजा। 1210 में ही इसकी मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। कैसे हो गई थी? घोड़े से गिर गए थे। तो अब 1210 में जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद कुतुबुद्दीन की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश और अच्छा, इल्तुतमिश की एक ख़ास बात थी, जिसको बगदाद के खलीफा से स्वीकृति मिल गई थी। समझ रहे हैं आप? ये बाहर से स्वीकृति मिल गई कि हाँ चलो, हाँ ये गुलाम वंश का, लेकिन जैसे आज भी कहीं सरकार बनती है किसी देश में तो उसको बाकी लोग एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया मानती है। अगर कोई देश में कोई विवाद चल रहा है तो फिर अगर उसको स्वीकृति नहीं मिलती है यूनाइटेड नेशन से, बाकी देशों से, तो उसको विवादित ही माना जाता है। लेकिन स्वीकृति मिल जाने का मतलब अब वो विवादित नहीं है। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसे बगदाद के खलीफा से संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त थी। और इसने कुतुब मीनार का निर्माण जो रह गया था, जो उन्होंने शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वो 4 साल ही राजा रहे, सुल्तान रहे, तो उनका काम रह गया था अधूरा। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा कराया था और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई थी। ये दरगाह भी काफ़ी फेमस है। कौन सी? मोइनुद्दीन चिश्ती। एक और चीज़ है इल्तुतमिश की कि चांदी के टका आपने सुना होगा, और तांबे के जीतल। चांदी का टका याद रखना, तांबे का जीतल। जीतल ये इल्तुतमिश ने शुरू कराए थे। ये सब क्या थे? ये गुलाम वंश के ही शासक थे। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान
इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान को गद्दी मिली और रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी, पहली महिला शासिका थी। आपने इससे पहले महिला राजा नहीं सुनी होगी अभी तक, जितना इतिहास पढ़ा है। तो रज़िया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह किया था और रज़िया सुल्ताना जो थी गद्दी पर बैठी 1236 में, पर 1240 में ही इनकी हत्या कर दी गई। कैथल में 1240 में ही इनकी हत्या कर दी गई। अब रज़िया के बाद और लोग भी बैठे गद्दी पे, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, लेकिन एक उनके मंत्रिमंडल में था बलबन। उसने उन लोगों को कब्जे में कर लिया, पराजित कर लिया, क्योंकि वो उतने योग्य नहीं थे, और बलबन बैठा शासन पे। बलबन ने जब वो शासन पे बैठा तो एक चालीसा होता था। जब तक रज़िया सुल्तान थी तो 40 लोगों का एक मंत्रिमंडल टाइप का होता था। बलबन ने सबसे पहले उसे ख़त्म कर दिया और अपने लिए उसने 2 उपाधियां धारण की, एक नियाबत ए खुदाई, दूसरी जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, आपने ऐसी कोई भी मूवी देखो जिसमें मुस्लिम कल्चर हो, उसमें जिल्ले इलाही का कई बार राजा के लिए उपाधि दी जाती है। बलबन के लिए एक और चीज़ है, पारसी नववर्ष शुरू किया था। मुस्लिम था लेकिन पारसी धर्म का नया साल जैसे हमारा होता है चैत वैसाख, चैत में अंग्रेज़ों का होता है 1 जनवरी को, वैसे पारसी नया साल उसने शुरू की थी। उसे कहते हैं नौरोज़, नौरोज़। और एक इसने दरबार ने, बलबन ने, ये ध्यान रखने गुलाब वंश से चल रहा है, ठीक है, अभी उसके बाद एक और वंश आएगा। तो बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस नाम की प्रथाएं चालू की थीं। ये प्रथाएं भी पूछी जाती हैं कि सिजदा दरबार में किसने चालू किया था? बलबन ने चालू किया था। तो बलबन की मृत्यु हो गई 1287 में। और फिर उसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के शासक थे जलालुद्दीन, पहले तो स्थापना ही की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में, और उसने किलोखारी को अपनी राजधानी बनाया। किलोखरी उतना फेमस नहीं है, जो राजधानी उसने बनाई किलोखरी वो उतनी उल्लेखनीय नहीं है। अब खिलजी वंश में जो सबसे ज़्यादा आपने जो सुना होगा, जो जनरली लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी की एक पद्मावती से रिलेटेड कहानी भी है। कुछ लोग उसको सच मानते हैं, कुछ लोग उसको काल्पनिक मानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। 1296 में उसका सुल्तान बना, और उसका एक साथी था मलिक कफूर। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के साथ नाम ऐसे ही जुड़ा रहता है जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य का जुड़ा रहता है। तो मलिक कफूर को ये दिल्ली का सुल्तान बना और इसने दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था। किसको? मलिक कफूर को। इसने अपने लिए खुद ही 1-2 उपाधियाँ बनाई थी। एक थी उसमें सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को एक उपाधि ग्रहण की थी, सिकंदर ए सानी। और भूमि के आधार, पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया। ज़मीन पे लगान, आपने सुना होगा कि किसानों को लगान देना पड़ता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जाब्ता नाम का एक लगान, कौन सा लगान? जाब्ता, जाब्ता नाम का लगान, जो कि ज़मीन की एरिया के हिसाब से कितनी बड़ी ज़मीन है लगान लेना इसने शुरू किया, किसानों को देना पड़ता था। अब इसमें एक अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो का आपने नाम, जो थोड़ा भी संगीत में रुचि रखते हैं, उन्होंने जो शायरी में रुचि रखते हैं, संगीत में रुचि रखते हैं, उनको अमीर खुसरो का नाम ज़रूर पता है। तो अमीर खुसरो एक कवि थे जो कि अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार के कवि थे।
और ये माना जाता है कि क्योंकि संगीत में रुचि थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो सितार आपने देखा होगा, सितार बजाते हुए सरस्वती माँ जैसे सितार नहीं पकड़ के बजा, देखा होगा आपने तस्वीर। सितार और तबले का आविष्कार ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई 1316 ईस्वी में। उसके बाद फिर मुबारक शाह खिलजी आए, पर वो फिर उतना उनका इतिहास मजबूत नहीं है जिसको कि पढ़ाया जाए। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने की, पर जो खिलजी वंश में आप पढ़ सकते हैं वो हैं अलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, उनका ही नाम याद रखना, क्या? अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश के बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक ने एक काम किया है जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। वो एक और काम ये है, दिल्ली में तुगलकाबाद नया नगर स्थापित किया। अभी भी है उसका नाम, तुगलकाबाद, दिल्ली में। ठीक है, तो ये उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक, जो कि स्थापक भी थे, उन्होंने किया। उसके बाद एक है तुगलक वंश के ही मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। उनका एक था, उन्होंने जो काम किया वो ये किया कि दिल्ली से देवगिरी में, दिल्ली से अपनी जो राजधानी है वो देवगिरी, ये सिर्फ इसी काम के लिए वो ज़्यादा जाने जाते हैं कि उन्होंने राजधानी दिल्ली से हटाई और दौलताबाद में पहुंचा दी। नाम था उसका देवगिरी, इन्होंने नाम रख दिया दौलताबाद, और राजधानी दिल्ली से हटा के दौलताबाद कर दी। इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, इसी चीज़ के लिए मेनली जाने जाते हैं। अब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक थे, तुगलक वंश के शासक। ये बने 1351 में दिल्ली के सुल्तान। इनके बारे में एक चीज़ कही जाती है, जो अच्छी बताई जाती है फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में, कि पहले 24 तरह के टैक्स देने पड़ते थे। कितने तरह के? 24 तरह के। उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया था और केवल 4 टैक्स रखे थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने केवल 4 टैक्स रखे थे, 24 को हटा के। उन 4 टैक्सों के नाम हैं खराज, खम्स, जजिया एवं ज़कात। जजिया कर आपने सुना होगा, पहले अकबर की हिस्ट्री में आएगा। तो 24 कर को हटा के केवल 4 रहने दिए थे फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फ़िरोज़ शाह दुर्ग का निर्माण कराया। अभी भी है फ़िरोज़ शाह कोटला, उल्टा, अब उल्टा बोलते हैं उसको। दिल्ली में कोटला फ़िरोज़ शाह अपने ही नाम से कोटला फ़िरोज़ शाह दुर्ग का निर्माण कराया। अब इसने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी, फुतुहत-ए-फ़िरोज़ शाही। अगर कहीं पे भी इस आत्मकथा का नाम आए तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि इसका उसमें नाम ही है फ़िरोज़ शाही। तो पूरी आत्मकथा है फुतुहत-ए-फ़िरोज़ शाही। मुस्लिम जो भी जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, जो भी किताबें, उसमें ए बीच में रहता है। ये इनका लिखने का तरीका है। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। अब आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश के मेनली जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ संस्थापक ही पूछे जाते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। खिज्र खां, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। फिर उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है ये चीज़ कि इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। अब बहलोल लोधी से ज़्यादा जो जाने जाते हैं लोधी वंश में, वो जाने जाते हैं सिकंदर लोधी।
कौन? सिकंदर लोदी। क्यों जाने जाते हैं सिकंदर लोदी? क्यों ज़्यादा फेमस हैं लोदी वंश में? क्योंकि सिकंदर लोदी ने 1506 में, कितने में? 1506 में आगरा की स्थापना की। जो आगरा शहर है इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने 1506 में की थी। ये इनका सबसे सिग्निफिकेंट काम था जिसको इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। और इन्होंने एक चीज़ की चालू की थी, ज़मीन को नापना। तो नापने के लिए आजकल हम क्या करते हैं, डिसमिल में नापते हैं, वर्ग फुट में नापते हैं, वर्ग मीटर में नापते हैं। इन्होंने नापने की जो मापक था, यूनिट थी, अपने ही नाम से चालू कर दी, गज। कौन सा गज? सिकंदरी गज। गज ए सिकंदरी। तो इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। उसके सिकंदर लोदी के बाद फिर तीसरे थे, पहले संस्थापक थे बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इन्होंने जो हैं सिकंदर लोदी ने 1506 में की आगरा की स्थापना, ठीक है। ठीक उसके 20 साल बाद, सुनो ये हिस्ट्री में काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक उसके 20 साल बाद इब्राहिम लोदी जो थे उनको हराया था बाबर ने। बाबर जो कि बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ इंडिया में इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था, पानीपत के पहले युद्ध में। और यहाँ से एक बिल्कुल नए इतिहास की शुरुआत हो जाती है। कब से? 1526 से। क्यों? क्योंकि 1526 को जैसे ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया, बाबर ने स्थापना किसकी की? मुग़ल साम्राज्य की। कब? 1526 में। अब आप ध्यान से सुनो, 1526 से जो शुरू होता है, अभी यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य आया नहीं, हाँ ये आया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको विजयनगर साम्राज्य का बताऊंगी थोड़ा, तो थोड़ा ऊपर ही लोधी वंश पे ही रहो। क्यों लोधी वंश का इब्राहिम लोधी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इब्राहिम लोधी के हारने पे भारत में मुग़ल साम्राज्य की जो नींव पड़ी 1526 में, वो कब तक रहा मुग़ल साम्राज्य? 1526 से लेके 1857 तक। कब तक? 1857 तक, जब तक अंग्रेज आए। अंग्रेजों आने के बहुत सालों बाद, 100-125 साल बाद, बहादुर शाह जफ़र को हरा के रंगून भेज दिया था, तब तक मुग़ल साम्राज्य रहा। और भारत की मध्यकालीन इतिहास में सबसे बड़े हिस्से में मुग़ल साम्राज्य ही पढ़ाया जाता है। तो इसलिए लोधी वंश का जो तीसरा शासक है इब्राहिम लोधी, वो इस तरह से फेमस है कि उनके हारने पे मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, जो नींव डाली थी बाबर ने। अच्छा, ये सब जो मैंने आपको बताया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये दिल्ली और उसके आसपास के एरिया के हैं। उसी टाइम में एक साउथ में बहुत फेमस साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा मजबूत, दक्षिण भारत का बहुत मजबूत एक साम्राज्य था, जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का, दो भाई थे, उन्होंने की। इन्होंने कब की थी? 1336 में। इसमें डेट रह गई है, आप ध्यान से सुन लीजिए। हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके गुरु भी उतने ही फेमस थे, हरियर और बुक्का के, माधव विद्यारण्य। आप माधव याद रखिए। अच्छा, जो विजयनगर साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था वो आज के कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। तो वहाँ इनकी जो राजधानी थी हम्पी, वो आज भी है। उसके अवशेष, बहुत ही विशाल शहर था हम्पी, बहुत ही खूबसूरत शहर था हम्पी। और उस हम्पी के अवशेष तब के 1336 से लेके अभी तक अवशेष बचे हुए हैं महलों के और सबके। उन खंडहरों को, उन अवशेष को यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया है। उसको धरोहर घोषित किया है हम्पी। तो हम्पी याद करने के लिए, ठीक है। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। अब विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत ज़्यादा फेमस राजा हुए हैं, कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय बहुत योद्धा तो अच्छे थे ही, साथ ही साथ ये विद्वान बहुत थे।
और ये खुद किताबें लिखते थे, राजा होने के साथ साथ खुद किताबें लिखते थे। इनकी लिखी हुई किताबें आप देखिए, एक तो तेलुगु भाषा में है अमुक्तम लयाद, अमुक्तमलयाद, ये तेलुगु भाषा में है, और संस्कृत में जामवंती कल्याणम और उषा परिणय। इनकी ये तीनों किताबें बहुत फेमस हैं और ये अपनी किताबों के लिए जाने जाते हैं। एक शासक होते हुए, एक राजा होते हुए साहित्यकार होना ये अपने आप में अनूठा है, और कृष्णदेव राय ऐसे थे। अच्छा, जो विजयनगर साम्राज्य है वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देता था, हिंदू धर्म का बोलबाला था विजयनगर साम्राज्य में। ये दक्षिण भारत का था, जो आज कर्नाटक है। तो जैसे दिल्ली में सल्तनत ख़त्म हुई, उसकी कैसे ख़त्म हुई, मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी कैसे, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था 1526 में। ठीक है, 1526 में हरा दिया था। तो बाबर को हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए। बाबर का जन्म हुआ था 1483 में, जन्म 1483 में उज़्बेकिस्तान में हुआ था, और 1526 में भारत में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़ल वंश की स्थापना की। ठीक है, और बाबर को तोप खाने के लिए जो बारूद है ना, बारूद और तोप खाना, ये बाबर ने ही इस्तेमाल किया था पहले, इसके लिए ये जाने जाते हैं। इनको एक उपाधि दी गई थी कलंदर, आपने ये सुना होगा, बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने एक युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध। कब लड़ा था? पानीपत के युद्ध के अगले साल 1527 में खानवा का जो युद्ध लड़ा था, उसमें जब ये जीत गए तो इन्होंने गाजी गाजी की उपाधि धारण की। उसके बाद इन्होंने अगले साल आप देखिए 26, 27, 28 लगातार युद्ध हैं। 26 में हुई पानीपत की लड़ाई, 27 में हुई खानवा की लड़ाई, कौन लड़ा? बाबर। और 28 में हुई चंदेरी की लड़ाई, 1528 में मेदिनी राय को हराया, और 1529 में हुई घाघरा की लड़ाई। ये चारों ही युद्ध बाबर के नाम से फेमस हैं, बाबर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने बोला है, आप अगर आपको दोबारा देखना हो तो वीडियो पीछे करके देख लेना। तो ये चारों युद्ध बाबर ने हर साल लगातार लड़े हैं। और फिर बाबर के बाद जो मुग़ल साम्राज्य के अगले शासक थे वो हुमायूं थे। हुमायूं अकबर के पिता थे, और हुमायूं 1530 में सिंहासन पे बैठे। 1526 में स्थापना हुई, बाबर ने की थी। 1530 में सिंहासन पे बैठे, और फिर इनका एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में क्या हुआ, शेर खां थे, 1539 की बात है ये, और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ। तो उसमें हुमायूं हार गए, हुमायूं उसमें हार गए, और ऐसा कहा था कि फिर ये देश छोड़ के चले गए थे। और उसी टाइम अकबर का जो जन्म है अमरकोट में हुआ था। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं हार गए थे। ठीक है, किससे हार गए थे? शेर खां से। कब हुआ था? 1539 में। एक और युद्ध हुमायूं ने लड़ा था 1540 में, अगली ही साल। समझे? जब अगली साल ये युद्ध लड़ा तो हुमायूं हार गए, और शेर खां ने क्या किया, आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। आगरा उस टाइम सिकंदर लोदी ने राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो दोनों जगह शेर खां ने कब्जा कर लिया। तो फिर जब बाद में 15 साल के बाद हुमायूं ने अपने आप को सेना बनाई, और वापस, तब तक सिकंदर सूरी का राज हो गया था दिल्ली पर 15 साल बाद, लेकिन हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया और दिल्ली पे दोबारा कब्जा किया। 1555 में कब्जा किया था हुमायूं ने दोबारा, लेकिन 1556 में वो गिर गए थे और उनको ख़त्म हो गए थे। वो एक साल दोबारा कब्जा करने के एक साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर उसके बाद अकबर बैठे कहाँ की गद्दी पे। अकबर के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, हुमायूं के पुत्र थे अकबर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
कि जब हुमायूं हार गए थे तो शेर खां जिसे कहते हैं, शेरशाह सूरी भी थे उनका नाम, तो ये अकबर अकबर की माँ को अमरकोट में राजा वीर साल के यहाँ छोड़ गए थे हुमायूं। ये इतिहास में बड़ा उल्लेखनीय है। अमरकोट में छोड़ गए थे अपनी पत्नी को, और वहीं राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म वहीं हुआ 1542 में। अब अकबर को संरक्षक के तौर पे कोई चाहिए था, क्योंकि हुमायूं तो देश छोड़ के चले गए थे। तो अकबर के संरक्षक थे बैरम खान। बैरम खान हर युद्ध में अकबर, हर जगह अकबर को उन्होंने पाला पोसा था। तो फिर अकबर पानीपत के द्वितीय युद्ध था जो पहली बार अकबर ने लड़ा, और उस द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। उसके बाद उनके ही पोते ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, हेमू को पराजित किया। कब हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध? 1556 में। अब ध्यान दो, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा। उसके ठीक 30 साल बाद उनके पोते ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने दास प्रथा ख़त्म की, जजिया कर ख़त्म किया। जजिया कर ख़त्म करने के लिए अकबर की ख़ास तौर से प्रशंसा होती है। एक और जो इसमें सिग्निफिकेंट है अकबर के लिए, वो ये है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 1576 में, और अकबर उसमें विजयी रहे। ये आज कुछ लोग ये इसे मानते हैं कि नहीं, वो टाई हो गया था, कोई विजय नहीं हुआ था, लेकिन हिस्ट्री की किताबों के हिसाब से तो अभी तक यही माना जाता है कि अकबर ही विजयी हुए थे महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के युद्ध में। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। अकबर ने हिंदू धर्म, क्योंकि अकबर, ऐसा कहा था कि अकबर ने हिंदू राजकुमारियों से शादी की थी। हिंदू राजाओं से दोस्ती वाले व्यवहार बनाने के लिए हिंदू राजकुमारियों से शादी की। तो जब उनके यहाँ हिंदू राजकुमारियाँ रानी बन के आईं, तो उन्होंने फिर एक दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म चलाया। और इनके इनके दौरान में नवरत्न थे, उसमें इनके एक प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। ये तानसेन के बारे में आपने सुना होगा। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा जो निर्मित कराया, उसके लिए भी उल्लेखनीय है ये कि किसकी बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है, काफ़ी ऊंचा सा दरवाज़ा, तो ये पूछा जाता है कि ये किस लिए कराया था अकबर ने। तो ये गुजरात विजय की थी जब अकबर ने, उसके बाद 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। अब एक और चीज़ है जो स्थापत्य कला में अकबर की मानी जाती है, वो है आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी का शाही महल, बुलंद दरवाज़ा और इलाहाबाद का किला। ये 4 चीज़ें अकबर की बनाई हुई हैं और ये पूछी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि पहले तो इनका, हुमायूं का तो शासनकाल सही से रहा ही नहीं। वो 2 बार हार गए, फिर चले गए, फिर दोबारा जब आए उन्होंने सत्ता हासिल की तो फिर 1 ही साल रह पाए, सीढ़ियों से गिर के फिर वो उनकी मृत्यु हो गई। और बाबर ने तो 1526 से लेकर 1529 तक लगातार युद्ध ही किए, तो कोई शासन तैसा वैसा कर नहीं पाया। तो उन्होंने कोई अपनी जो होती राजकीय किताबें वो लिखवा नहीं पाई थी। लेकिन अकबर के टाइम तक प्रॉपर उनका साम्राज्य सेट हो गया था, राजकाज चलने लगा था, और उत्तरी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में था। तो फिर इनकी राजकीय भाषा फारसी बनी, जिसमें ही सारा राजकाज होता था। क्या थी राजकीय भाषा मुगलों की? फारसी। ठीक है। तो अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे, जैसा मैंने आपको अभी तानसेन बताए, पर मैं आपको सारे ही बता देती हूँ।
एक थे राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, हकीम खां, फैज़ी, अबुल फजल, बीरबल, तानसेन और एक थे मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के दरबार में नवरत्न थे। अकबर का बेटा था जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जिसने मुगल आजम मूवी देखी हो वो जहांगीर की हिस्ट्री अच्छे से जानता होगा। तो जहांगीर को सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपने निर्माण कार्य के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के टाइम पे जो चित्रकला है वो बहुत उसकी तरक्की हुई थी। चित्रकला की बहुत तरक्की हुई थी जहांगीर के टाइम पे। एक और चीज़ जो है, जहांगीर 1605 में बना था राजा और 1627 तक रहा। जहाँ ध्यान से सुनना, अब आगे इतिहास बदलेगा। क्या मुगल साम्राज्य के बाद आएगा अंग्रेजों का शासन। तो उसकी जड़ कहाँ से पड़ी थी? अंग्रेजों के शासन की जड़ कहाँ से पड़ी थी? जहांगीर के टाइम से। जहांगीर के दरबार में ही सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आए थे। कैप्टन हॉकिंस, इनका इतिहास में काफ़ी नाम है। और उसके बाद आए थे सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, जिन्होंने जहांगीर से परमिशन ले ली थी इंडिया में बिजनेस करने की। समझ रहे आप? जिस टाइम ये अपने चरम पे था मुगल साम्राज्य, उसी टाइम देश विदेशों में इंडिया के नाम होना शुरू हो गया था कि वहाँ बहुत पैसे हैं, बहुत हीरे जवाहरात हैं। तो इंग्लैंड के सर टॉमस रो ने परमिशन ले ली थी कि हम आपके यहाँ बिज़नेस कर लें। तो जहांगीर ने बिज़नेस की परमिशन दे भी दी। और वो दी हुई परमिशन आगे चल के फिर अंग्रेज़ों ने धीमे धीमे किस तरह से भारत पे कब्जा किया, ये एक अलग ही इतिहास है। तो ये ध्यान रखना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले भारत में बिजनेस की परमिशन किसने ली थी? सर टॉमस रो ने ली थी। किससे ली थी? जहांगीर से। ठीक है। तो जहांगीर का शासन रहा 1627 तक। जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। लिखा है मैंने, हाँ लिखा हुआ है शाहजहां। शाहजहां को आप लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं ताजमहल बनवाने के लिए। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था अपनी पत्नी की याद में। पत्नी का नाम था मुमताज़ महल। और ये कहा जाता है शाहजहां ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण कराया था। मोर की तरह दिखने वाला सिंहासन, मोर की शेप का, उसमें हीरे जवाहरात लगे थे। और ताजमहल तो दुनिया में है ही अनूठा। तो इसलिए शाहजहां के टाइम को स्थापत्य कला यानी कि बिल्डिंग वगैरह बनाने की कला को स्वर्ण काल कहा जाता है। और कौन कौन से, जैसे ताजमहल तो इनने बनवाया ही, और क्यों स्वर्ण काल कहा जाता है, क्या ऐसा बनवाया? तो और जो मेन चीज़ें थी उसमें थी दिल्ली का लाल किला। ये पूछा जाता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, जिसमें कि दीवाने आम, दीवाने खास और दिल्ली में जामा मस्जिद भी है। चांदनी चौक में जामा मस्जिद है, वो भी शाहजहां ने बनवाई है। और आगरा के अंदर मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद है आगरा में। ताजमहल तो सब जानते हैं, ये चीज़ें शाहजहां ने ही बनवाई। तो क्या क्या? दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। ठीक है। तो उसके बाद शाहजहां के बाद जो राजा बने उनका नाम था औरंगजेब। का रह गया है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है फ़ोन में। औरंगजेब है, ठीक है। तो औरंगजेब 1658 में राजा बना। और औरंगजेब ने नौरोज़ मनाने पे रोक लगा दी थी। जो पारसियों का वो है नया साल, उसे मनाने पे औरंगजेब ने रोक लगा दी थी। और औरंगजेब का एक और चीज़ है जो मतलब अच्छी नहीं मानते इतिहासकार, वो है कि जो जजिया कर अकबर ने ख़त्म किया था।
औरंगजेब ने उसको वापस लगा दिया था। ये जजिया कर अकबर को इसके लिए जनता ने बहुत तारीफ़ की थी, बहुत प्यार मिला था जजिया कर ख़त्म करने के लिए। औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया उसको। औरंगजेब ने जो और एक चीज़ जो की जिसके लिए उनकी आलोचना होती है वो है कि इन्होंने सिखों के, सिख धर्म होता है, सिखों के एक गुरु थे, 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करा दी थी, सिखों के गुरु की। तो इसके लिए औरंगजेब की आलोचना होती है। अब ऐसे और भी हैं, बहादुर शाह प्रथम हैं, फिर आगे और भी थे मुग़ल शासक, लेकिन फिर वो कमज़ोर ही होता चला गया शासन। औरंगजेब के बाद मुग़ल शासन कमज़ोर होता गया और अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफ़र, जो 1857 में थे मुग़ल शासक, और उनको अंग्रेज़ों ने बंदी बना के हरा के रंगून भेज दिया था 1857 में। वही अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफ़र। तो जब ये सब मुग़ल शासक इधर थे दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में, उस टाइम साउथ में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन रहा था, काफ़ी मजबूत साम्राज्य था, जो था मराठा साम्राज्य। और मराठा साम्राज्य का मुग़ल साम्राज्य से युद्ध हुआ कई बार। एक टाइम ऐसा आया था पेशवा बाजीराव के टाइम पे, जब मराठा साम्राज्य इतना मजबूत हो गया था कि मुग़ल शासक को भी अपने इशारों पे चलाने लगा था। तो मराठा साम्राज्य अभी पढ़ेंगे आगे, उससे पहले देख लेते हैं वीडियो कितनी बड़ी हुई है, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो अगले वीडियो में ही करते हैं। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो जैसे मैंने बताया अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।